नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। लोकसभा चुनाव पूरे परवान पर चल चुका है। 5 चरण पूरे हो चुके हैं और देश के अंदर नई परिस्थितियां बन रही हैं। समझा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बड़ी लीड लेकर के आगे बढ़ रहा है। इस मसले पर देश के राजनीतिक परिदृश्य की परिचर्चा करने के लिए डीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। तो आइए देखते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभार, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। तो आइए सुनते हैं ये परिचर्चा। साभार। 4 जून को क्या होने वाला है, इसको लेकर देश में अभी से हलचलें शुरू हो गई हैं। इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है कि इस बार उसे 350 पार से अधिक सीटें मिलेंगी, जबकि बीजेपी का जो दावा था 400 पार वाला, वो ध्वस्त हो चुका है। 6 चरणों के चुनाव में ये बात सामने आ गई है और अब 7वें चरण का इंतजार है, जो 1 जून को होने वाला है। इस 7वें चरण में वाराणसी की सीट भी शामिल है, जिसमें खुद पीएम मोदी इस बार संसदीय क्षेत्र, ये उनका संसदीय क्षेत्र है और इस बार वो मैदान में हैं इसी सीट से। और इस सीट पर अब तक ये दावा किया जा रहा था कि मोदी मजबूती से उतर रहे हैं, लेकिन अभी कल जो रैली हुई अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, वहां पर उसको देखकर अब एकदम माहौल बदला हुआ लग रहा है और अब दावे ये किए जा रहे हैं कि ये सीट भी शायद बीजेपी के हाथ से जा सकती है। सोचिए, जब पीएम मोदी ही अपनी सीट हार जाएंगे तो क्या माहौल बनने वाला है और क्या होने वाला है 4 जून को। इन्हीं सब बातों को लेकर इस समय सियासी हलचल तेज है। इस बीच आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन की 1 जून को बड़ी बैठक होने जा रही है और इंडिया गठबंधन की इस बैठक का मकसद यही है कि आगे सरकार गठन की प्रक्रिया वो किस तरह से शुरू करे। 4 जून को जैसे ही नतीजे आने शुरू होंगे और उसके बाद जब ये दिखने लगेगा कि इंडिया गठबंधन बढ़त बना रहा है, तो फौरन ही वो सरकार बनाने की तैयारी तेज कर देगा और इस बार बीजेपी को कोई मौका नहीं देगा। ये सारी हलचलें इस बार देश में चल रही हैं। अभी अगले 1 हफ्ते में बहुत कुछ बदलने वाला है, इसके आसार अभी से दिखाई दे रहे हैं। इस बीच इंडिया गठबंधन के अलग अलग नेताओं की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। वहीं एनडीए में भी अब बड़ी बगावत दिखने लगी है। जी हां, आप जानते हैं कि वही एनडीए जिसके बूते बीजेपी ने 10 सालों तक राज किया। हालांकि मोदी को यह गुमान है कि वो अकेले ही राज कर रहे हैं, लेकिन इसमें एनडीए के बाकी दलों का भी बड़ा हाथ रहा है। लेकिन इस बीच शिवसेना एनडीए से अलग हो गई, अकाली दल एनडीए से अलग हो गया और अब हालात ये हैं कि एनडीए में जिन लोगों को तोड़कर, यानी एनसीपी हो चाहे शिवसेना हो, इनको तोड़कर जिस तरह से शामिल किया गया था एनडीए में, या कि नीतीश कुमार को वापस पलटी मरवाई गई थी, वो सारी बातें भी अब बीजेपी पर उल्टी पड़ती नजर आ रही हैं। बीजेपी के भीतर तो एक असंतोष का माहौल है ही। योगी और मोदी के बीच जिस तरह से इस समय दरार बढ़ती दिखाई दे रही है, ये एक बड़ा सवाल है बीजेपी के सामने कि कैसे वो अपने घर को संभाले। और दूसरा बड़ा सवाल बीजेपी के सामने अब ये है कि कैसे वो एनडीए में होने वाली बड़ी बगावत को रोके। तो क्या कुछ होने वाला है 4 जून को, किस तरह से एनडीए में मच गई है हलचल 4 जून के आने से पहले ही, कैसे 400 पार का नारा ध्वस्त हो गया है बीजेपी का, इन तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। नमस्कार अमलेंदु जी, कल हमने तेजस्वी यादव का एक बयान सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि चाचा 4 जून के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, हो सकता है वो दलितों पिछड़ों को साथ देने वाली पार्टी के साथ आ जाए। निश्चित ही उनका इशारा जो था वो नीतीश कुमार की ओर था कि नीतीश कुमार ने अभी चुनाव शुरू होने के पहले इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा और अब चुनाव खत्म होते होते वो शायद एनडीए का साथ छोड़कर वापस इंडिया गठबंधन में आना चाहें। इंडिया गठबंधन के दल उनको लेते हैं अपने साथ या नहीं लेते हैं, ये अलग बात है, लेकिन अगर वो एनडीए को छोड़ने का मन बना रहे हैं या जैसी हलचलें हैं, उनको देखकर तो अब यही लगता है कि बीजेपी में अब बीजेपी एक डूबता हुआ जहाज नजर आ रहा है एनडीए के लोगों को भी। और क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने कल भी, मतलब कल जो हमने बयान सुनाया था उसके अलावा फिर एक और बयान उन्होंने दिया जो राहुल गांधी के साथ रैली की थी। क्या कहा है तेजस्वी यादव ने, इसको सुनते हैं। कल चाचा जी बोल दिए, नरेंद्र मोदी जी, उनकी इच्छा है कि नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बन जाए। कभी ना कभी तो अंदर की बात सामने आ ही ना जाती है। बनारस में नामांकन हुआ, वो हुजा नहीं गए, मोदी जी के नामांकन में नहीं गए, चाचा जी बीमार हो गए थे। अरे बूझे वाला बूझा था कि सोना आकर पीता रहा, सब समझने वाले समझते हैं, तो हमारा तो पूरा सम्मान रहेगा।
समझने वाले सब समझते हैं कौन सोना है कौन पीतल है। तो क्या अमलेंदु जी आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार भी अब समझ गए हैं कि खरा सोना कौन है और पीतल कौन है, किसकी चमक कहाँ दिखाई दे रही है और 4 जून के बाद किसकी चमक और बढ़ेगी और किसकी चमक फीकी हो जाएगी? आपको क्या लगता है? इस बयान में तेजस्वी यादव ने वाराणसी का भी जिक्र कर दिया, मतलब नीतीश कुमार का नाम लेके कि वो तो वहां उसमें भी शामिल नहीं हुए थे और वो बीमार हो गए थे, ये बताया जा रहा है। जबकि तेजस्वी यादव खुद इस समय किस तरह कमर पर बेल्ट बांधकर वो पूरी रैलियां कर रहे हैं, 200 से ज्यादा रैलियां वो कर चुके हैं, उसका केक भी कटते हुए हम लोगों ने देखा था। आपको क्या लगता है ये बीमारी का बहाना बताकर या कि पूर्व मतलब उन्होंने जो शुभकामनाएं व्यक्त कर दी कि हाँ वो मुख्यमंत्री बनेंगे फिर से, ये सारा ये जबान फिसलना है या सायास कोई कोशिश चल रही है? क्या नीतीश कुमार इशारा दे चुके हैं कि अब वो एनडीए के साथ नहीं रहेंगे और क्या बीजेपी भी ये समझ गई है कि अब उसके साथ ही उसको छोड़कर जाने की तैयारी कर लिए हैं? क्योंकि अभी इस बीच खबर भी आई है कि प्रधानमंत्री मोदी अब ध्यान लगाने अब इस बार विवेकानंद मेमोरियल जाने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या सोना कौन है और पीतल कौन है ये अब लोग समझ चुके हैं? निश्चित तौर पे समित्रा जी, लोग समझ चुके हैं कि सोना कौन है और पीतल कौन है, और लोगों ने इसकी अच्छी तरीके से पहचान कर ली है कि किस पे कलई चढ़ी हुई है और किसकी कलई अब उतर रही है। तो पहले पुराने बर्तन जब हुआ करते थे समित्रा जी, तो उस पर कलई चढ़वाया करती थी ताकि उनकी खूबसूरती बनी रहे, और वो उस पर एक तरीके से वो लेप होता था, मतलब पॉलिश टाइप की एक होती थी, वो बर्तनों पर करवाई जाती थी। जिन लोगों के पास पुराने बर्तन होंगे वो जानते होंगे कलई क्या होती है। तो वो कलई जो है उतरा करती थी कि वो फिर उसके बाद बर्तन अपने असली रूप में आ जाता था। तो वही जो है वो जैसे पीतल पे भी कलई चढ़ती थी, तो उसी तरह की ये बात है कि लोग सब पहचान गए हैं कौन सोना है और कौन पीतल है और किस पे कलई चढ़ी हुई है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की कलई चढ़ी हुई थी, या भारतीय जनता पार्टी पे कलई चढ़ी हुई थी, या मोदी जी पे कलई चढ़ी हुई थी, वो कलई अब उतर रही है, एक तरीके से कहा जाए। यानी जो छवि बनाई गई थी नरेंद्र मोदी की, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस छवि बनाने के ऊपर बताया जाता है कि बड़ा रुपया खर्च किया था, बहुत पैसा खर्च हुआ था, वो छवि अब जनता के बीच में उतर चुकी है। इसको लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है। समित्रा जी, इन सारी बातों के बीच में एक बात और ये हुई है कि प्रधानमंत्री तो जाएंगे खैर अभी वहाँ विवेकानंद मेमोरियल जाकर के वहाँ धूनी रमाएंगे, और जयराम रमेश का तो कहना ये है कि वहाँ से वो अपनी मतलब जो घर वापसी की यात्रा है उसको पूरी वहाँ से शुरू कर रहे हैं, यानी कि अब वो राजपाट छोड़ने की तैयारी जो वो शुरू कर रहे हैं वहाँ से कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये समित्रा जी कि बनारस में पूरे देश भर से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बुलाए गए हैं, चूँकि प्रधानमंत्री ज़बरदस्त तरीके से फंस गए। ये 2014 और 2019 के बाद पहला चुनाव ऐसा होगा समित्रा जी जिसमें नरेंद्र मोदी को लगातार 2 रात जो है वो बनारस में रहना पड़ेगा, और नॉमिनेशन के समय उनको पूरा एनडीए था वो वहाँ पे जुटाना पड़ा, चंद्रबाबू नायडू से लेकर के तमाम नेता इकट्ठा करने पड़े, और जहाँ नीतीश कुमार नहीं गए जिसका जिक्र तेजस्वी अपनी इसमें भाषण में कर रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कि नरेंद्र मोदी खुद बनारस में बहुत ज़बरदस्त तरीके से घिरे हुए हैं, और जो इनके सहयोगी हैं उनको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई है कि नरेंद्र मोदी खुद बनारस में फंस गए हैं। एक तो जो अब जहाँ डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी का जो संयुक्त रोड शो हुआ समित्रा जी, उसने एक तरीके से कहा जाए बड़ा ज़बरदस्त तूफान वहाँ खड़ा कर दिया इंडिया गठबंधन का वाराणसी में। वो हवा चली तो उस हवा को और हवा देने के लिए उसके बाद फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की वहाँ जनसभा हो गई, उसमें भी ज़बरदस्त तरीके से भीड़ उठी। लोग अब बनारस में ये सवाल कर रहे हैं कि भाई जब कोरोना काल हुआ था तो आपका जो संसदीय कार्यालय, सांसद का कार्यालय है, वो लोगों के फ़ोन क्यों नहीं उठाता था? आपको याद होगा समित्रा जी कि प्रधानमंत्री के जो बताए जाते थे प्रस्तावक थे चुनाव में, वो बीमार पड़े तो उनको भी अस्पताल में जगह नहीं मिली थी, इस तरीके की खबरें आई थी लगातार, और लोग जो थे वो प्रधानमंत्री के दफ्तर का फ़ोन गनगनाते रहे। सोशल मीडिया पर मैंने खुद देखा है समित्रा जी कि जो प्रधानमंत्री के बड़े समर्थक हुआ करते थे वो सब उस दौरान ज़बरदस्त तरीके से ट्वीट कर रहे थे कि हमको ऐसा सांसद नहीं चाहिए जो ऐसी संकट के समय हमारा फ़ोन भी उसके कार्यालय से नहीं उठाया जाए। ये सारे सवाल अब समित्रा जी बनारस में उठ रहे हैं कि किस तरीके से बनारस का विकास के नाम पर विनाश कर दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और किस तरीके से वहाँ तमाम पुराने मंदिर जो थे वो तोड़ डाले गए, और विकास के नाम पे जो है वो कुल मिलाकर के कुछ बड़े जो ठेकेदार थे, जो गुजरात की कंपनियां थीं, उनको ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा हुआ और बनारस में कोई भी विकास के काम नहीं हुए। ये सारी चीज़ें अब लोग सवाल उठा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ ज़बरदस्त तरीके से घिरे हुए हैं, और वहाँ इंडिया गठबंधन ने ज़बरदस्त तरीके से घेराबंदी कर ली है। नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन में ना जाना समित्रा जी
कोई बीमारी की वजह नहीं था, और बीमारी अगर थी तो ऐसी कौन सी बीमारी थी जो उस दिन सुबह हुई और रात को समाप्त हो गई, अगले दिन नीतीश कुमार के फिर कार्यक्रम लग गए। ऐसी भला कौन सी बीमारी है जो एक दिन में इतनी भयंकर हो गई कि आप नहीं घर से नहीं निकल सकते और सुबह आप ठीक हो जाए? तो ऐसी कोई बीमारी अभी तक पता नहीं चली है जो नीतीश कुमार को उस तरह की कोई बीमारी हुई होगी। दूसरा, नीतीश कुमार बहुत कहा जाए चतुर नेता हैं, और जो कुछ वो बोल रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि फिर से मुख्यमंत्री हो जाएं। एक तो आपको याद होगा समिता जी कि 2014 के चुनाव से पहले यही भारतीय जनता पार्टी के लोग नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया करते थे कि ये पीएम मटेरियल हैं, और बताया करते थे कि बिहार में जो विकास हुआ है और बड़े विकास पुरुष हैं, सुशासन बाबू हैं, मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले, जब तक कि नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित नहीं किया था। तो ऐसे नीतीश कुमार अगर कुछ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि वो फिर से मुख्यमंत्री हो जाएं, तो इसका मतलब नीतीश कुमार कोई श्राप दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, तुमने मेरी जो राजनीति चौपट की है वो तुम जो है पुनर्मूष को भव वाली स्थिति जो है वो तुम्हारी हो जाए, तुम जाकर के फिर से मुख्यमंत्री बन जाओ। और नरेंद्र मोदी ऐसा कर भी सकते हैं, वो जाकर ये गुजरात के मुख्यमंत्री बन जाएं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो बाद में आकर खुल सकती हैं, और फिर अगर गुजरात के मुख्यमंत्री बन जाएंगे प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद, तो जांच वाँच में बहुत सारी फिर सुविधा रहेगी, गवर्नर से संस्तुति लेनी पड़ती है, लंबी प्रक्रिया बहुत सी हो जाती है, इस तरीके की चीज़ें कुल मिलाकर के होंगी। अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं? तो नीतीश कुमार ने जो कहा है शर्मित्रा जी, वो कोई एक तरह स्लिप ऑफ टंग नहीं है, मतलब उनकी जुबान नहीं फिसली है। उन्होंने बाकायदा संदेश दिया है कि नरेंद्र मोदी जो है वो पुनर्मूष को भव होने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के पद से हटने जा रहे हैं, बीजेपी हारने जा रही है, ये संकेत नीतीश कुमार ने दिया। दूसरी बात समिता जी है कि नीतीश कुमार का जिस दिन का तेजस्वी जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के उस कार्यक्रम में वो नहीं पहुंचे, उसी दिन उनका सुशील मोदी का शव जो है वो पहुंचा वहां पटना, और सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बहुत पुराने घनिष्ठ संबंध, व्यक्तिगत संबंध रहे हैं पार्टी लाइन से हट करके। और अगर नीतीश कुमार सुशील मोदी के शव के उसमें जाकर भी अगर ना जा पाएँ, इसलिए कि चूंकि अगर निकलेंगे घर से तो नरेंद्र मोदी के यहाँ भी जाना पड़ जाएगा उनके उसमें, तो आप समझ सकती हैं कि कितनी गंभीर परिस्थितियां पहले से बन चुकी थी। दूसरा, ये जिस तरीके से नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी ने की हैं इस चुनाव में भी, और नीतीश कुमार इस बात को समझ गए अच्छे तरीके से, तो नीतीश कुमार ने भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की हैं। इस तरह की सूचनाएं लगातार आ रही हैं, और उसका असर भी इन चुनाव में जो परिणाम आएंगे उसमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब समिता जी कि जो 4 जून से पहले ही हो सकता है कि बड़ा बवंडर कोई हो जाए, एनडीए में कोई बड़ी बगावत हो जाए, बड़ी भगदड़ मच जाए, और वरना 4 जून की शाम को तो जबरदस्त तरीके से एनडीए में, खुद भारतीय जनता पार्टी में भी बड़ी भगदड़ मचने वाली है, ऐसा समझा जा सकता है समिता जी। बिल्कुल, क्योंकि हम चर्चा भी इसी बात की कर रहे हैं, एनडीए में बड़ी बगावत, और ये बिल्कुल कोई हवाई बात नहीं है। जो संकेत मिल रहे हैं जमीनी स्तर से, सोशल मीडिया को देखकर जो संकेत मिल रहे हैं, या कि जो खबरें आ रही हैं, उन सब को देखकर ये समझा जा सकता है, अगर उनका विश्लेषण किया जाए तो ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि बीजेपी की हालत इस समय ऐसी हो गई है कि उससे न घर संभल रहा है, न अपने साथी संभाले जा रहे हैं। और उसने जितनी जोड़तोड़ की राजनीति की पिछले 10 सालों में, सत्ता में बने रहने के लिए जितने जतन किए, अब वो सारे जतन उस पर ही भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अब मोदी के लिए अगर ये स्थिति आ जाए कि वो वाराणसी सीट पर भी उनको चुनौती मिल रही है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री, और अगर वो अपने आप को इतना प्रधान सेवक बोले, कभी उन्होंने खुद को चौकीदार बताया, वो पूरे इंडिया को अपना परिवार बता रहे हैं, अभी वो अपने आप को परमात्मा का अंश बता रहे हैं, वो जगह जगह घूमकर इंडिया गठबंधन पर और कांग्रेस पर ऐसे ऐसे प्रहार कर रहे हैं, इस तरह की जुबान बोल रहे हैं। उसके बावजूद अगर उनके समर्थन में लोग नहीं जुट पा रहे हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी की हालत कितनी खराब है। प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने तो एक तरह से ट्रेलर दिखा दिया था इंडिया की मजबूती का वाराणसी में, और कल उस ट्रेलर में पूरी पिक्चर जो है वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने दिखा दी। उनकी रैली में कल जो हम दिन में जब हम बात कर रहे थे तो हमने अंदाजा लगाया ही था कि बहुत भीड़ उमड़ेगी, और ऐसा ही हुआ। काफी बड़ी मतलब बहुत अच्छी उनकी रैली हुई, सभा हुई, और इस सभा को देखकर ही अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि अभी तक तो हम यूपी में सारी सीटों पर जीतने का दावा कर रहे थे, एक सीट को हम छोड़ रहे थे, लेकिन आज का वो देखकर ये लग रहा है कि अब ये क्योटो भी जो है वो बीजेपी के हाथ से जाने वाला है। क्या कहा है अखिलेश यादव ने, इसको सुनते हैं। जो बाद में कहता था कि एक सीट पर लड़ाई में हैं हम लोग, बाकी सब सीटें जीत रहे हैं,
लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि इस बार का चुनाव ऐसा चुनाव उत्तर प्रदेश का देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के लोग जहां क्यूटो को अपनी सीट मान रहे थे, ये भी सीट वो हारने जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे अखिलेश यादव ने साफ साफ बता दिया कि क्योटो को जो वो अपनी सीट मान रहे थे, मतलब यहाँ क्योटो बोलकर भी अखिलेश यादव ने एक राजनीतिक मैसेज दे दिया कि देखिए इसी वाराणसी को, मतलब एक अच्छा ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व वाला शहर रहा है वाराणसी, हमेशा से लोगों के उससे भावनात्मक जुड़ाव रहे हैं, लेकिन इन भावनाओं का यहाँ पर मोदी ने जिस तरह से दोहन किया, पहले खुद को माँ गंगा का बेटा बताया और उसके बाद गंगा की वहां जो दुर्दशा हो गई है, इसी तरह काशी विश्वनाथ मंदिर का जिस तरह से पूरा एक कमर्शियल उसको बना दिया, मतलब वो जो चीजें जो हमेशा से श्रद्धा का और आस्था का केंद्र रही हैं, उनको भी भुलाने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए मोदी को यहाँ पर अब लोग जो है वो ये मांग कर रहे हैं, या आपने जैसा बताया कि जिस तरह से कोरोना काल में उनको संसदीय कार्यालय से, प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई मदद नहीं मिली, उसको देखकर अब लोग भी इससे खिन्न हो गए हैं और यहाँ का जो हाल है वो अब यहाँ की जनता बता रही है। इस बीच वाराणसी में कुछ दुर्घटनाएं भी हुई, पुल गिरा था, उस समय भी मोदी शायद वहां नहीं पहुंचे थे, या खुद उनके अपने गृह राज्य गुजरात में जिस तरह का माहौल बना हुआ है वहां पर अभी एक बड़ी दुर्घटना हुई, गुजरात चुनाव के समय भी वहां दुर्घटना हुई थी, और ऐसी तमाम दुर्घटनाएं देश में कहीं भी होती हैं। मोदी का उस पर कोई वो नहीं रहता। बस एक हमने ओडिशा वाला वो देखा था जहां पर जो ट्रेनें टकराई थी, तब वो जाकर जिस तरह से खंबे पर हाथ रख के बड़ी चिंतामग्न उसमें बात करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो उसमें भी लोगों को ये लगा कि ये केवल नौटंकी है, इसका कुछ वो मतलब इनको लोगों के दुख दर्द से इनको कोई संवेदना नहीं है। ये बात अब मोदी के लिए बिल्कुल जाहिर होते जा रही है। और अब चुनाव खत्म होने के बाद ही जिस तरह से वो विवेकानंद स्मारक में ध्यान लगाने पहुंच रहे हैं, उसको भी लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इनको बार बार इस तरह से ध्यान लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। ध्यान लगाना है तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आपको देश ने 2 बार प्रधानमंत्री बनाया है, आपके पास इतने सारे कामकाज हैं, और इतनी चुनाव की व्यस्तता में आप पहले चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे, इसके पहले आप विदेश दौरों में व्यस्त रहे, इसके पहले कभी आप ट्रेनों को हरी झंडी दिखा रहे हैं, कभी आप नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, कभी विदेश घूम रहे हैं, ये सारे काम आप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में तो आप दिखते नहीं हैं। और अब जब आपको चुनाव से भी फुर्सत मिल गई तो आप पहुंच रहे हैं तमिलनाडु और वहां जाकर आप ध्यान लगाना चाह रहे हैं। यानी अब वो स्वामी विवेकानंद से भी शायद अपना मुकाबला वो देख रहे हैं, और वो पता नहीं अपने आप को क्या इतिहास में किस तरह से अपना नाम दर्ज कराना चाह रहे हैं मोदी, ये बिल्कुल समझ से परे है। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि इतिहास में उनका नाम इस बात के लिए तो दर्ज होगा भारत के राजनीतिक इतिहास में कि एनडीए जो एक मजबूत गठबंधन हुआ करता था आडवाणी जी वाजपेयी जी के समय में, उसको मोदी ने बिल्कुल ही कमजोर कर दिया है। मोदी और शाह की जोड़ी ने जिस तरह से पूरी तोड़फोड़ मचाई है पूरे इसमें 10 सालों में, उसको लेकर अब बिल्कुल एनडीए की छवि भी है खराब हो गई, क्योंकि शिवसेना जैसे हम बात कर रहे हैं सबसे पुरानी सहयोगी थी महाराष्ट्र में, और मतलब एनडीए की अकाली दल पंजाब में, इन 2 दलों का जाना ही एक बड़ा संकेत था कि बीजेपी अब पहली वाली बीजेपी नहीं रही, उसमें उसके मन में अपने सहयोगियों के लिए कोई सम्मान नहीं रहा है। और इधर अमलेंदु जी, अभी हमने नीतीश कुमार का हाल देखा, वो भी एनडीए में आते गए जाते गए, वो अलग मौसम विज्ञानी बन रहे हैं। लेकिन इधर महाराष्ट्र में भी अब इधर हालत खराब दिख रही है बीजेपी की। अजीत पवार ने अब संकेत दे दिए हैं कि वो नहीं रहेंगे। अगर मतलब अभी ये हुआ कि वहां पर ये आया माफ कीजिए मनुस्मृति वाला मामला आया है महाराष्ट्र में, जहां पर ये आई खबर कि महाराष्ट्र में जो स्कूली शिक्षा में मनुस्मृति के कुछ छंद शामिल करने की बात आई है। लेकिन इस पर अजीत पवार ने कड़ा विरोध जतलाया है, और इसके साथ ही साथ छगन भुजबल ने भी अब कड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा है कि ये तो भाजपा की जो 400 पार वाली बात है उससे भी ज्यादा खतरनाक बात है। इधर अजीत पवार का एक और नाराजगी उनकी दिख रही है कि विधानसभा चुनाव में उनको उतनी सीटें नहीं मिली थी। अभी से वो दावा कर रहे हैं कि अब जो इस साल विधानसभा चुनाव होंगे उसमें हमको इतनी सीटें मिले, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनको सीटें कम मिली है। अमलेंदु जी, अजीत पवार का ये जो नाराजगी दिख रही है, क्या ये शरद पवार के बढ़ते प्रभाव के कारण है? क्योंकि उन्होंने ये सोचा होगा कि मैं अलग हो जाऊंगा, और चाचा बूढ़े हो गए, क्योंकि उनका ये कहना भी था कि अब आप आराम करिए। लेकिन शरद पवार ने अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से पूरा माहौल बनाए रखा, चुनावी माहौल, और इसमें जिस तरह से
बीजेपी को और बीजेपी के साथियों को जो वहां पर हार का मतलब अभी से एक डर दिख रहा है। आपको क्या लगता है अजीत पवार भी क्या अब वापस इंडिया गठबंधन में या एनसीपी में वापस अब शामिल होने के वो संकेत दे रहे हैं? अमलेंदु जी। निश्चित तौर पे सुमित्रा जी वो संकेत दे रहे हैं, और एकनाथ शिंदे भी बताया जाता है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज ठाकरे को वहाँ जाकर के तरजीह दी, उससे एकनाथ शिंदे भी हम नाराज़ बताए जा रहे हैं। हो सकता है सुमित्रा जी कि 4 जून से पहले ही जो है कोई बड़ी खबर हमको महाराष्ट्र से सुनने को मिले कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए। हो सकता है इस तरीके की चीज़ें हो जाएँ, होंगी नहीं होंगी वो अलग का मसला है, लेकिन जो संभावनाएँ जताई जा रही हैं और जो सूचनाएं हैं उनके मुताबिक ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी काफ़ी ज़्यादा नाराज भारतीय जनता पार्टी से अब बताए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन उस तरीके से उनको कोई लाभ हुआ नहीं, बल्कि उनके मुकाबले पर ला करके राज ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी ने रख दिया है। और अगर तीसरी बार सरकार बन जाती है कहीं बीजेपी की, तो फिर एकनाथ शिंदे की भी छुट्टी कर दी जाएगी। ये भी वो अच्छे तरीके से समझ रहे हैं एकनाथ शिंदे। अजीत पवार का तो दुख और भी ज़्यादा घना है सुमित्रा जी, वो घना इसलिए ज़्यादा है, खबरें ये है कि एक बैठक हुई एनसीपी अजीत पवार की, और उसमें अजीत पवार ने साफ साफ कहा कि हमको हमारा तो वोट मिला ही नहीं, मतलब कि जो एनसीपी का वोट था वो नहीं मिला, वो सब चला गया एनसीपी शरद पवार को और इंडिया गठबंधन को, और भारतीय जनता पार्टी का भी वोट हमको नहीं मिला, ये वो ट्रांसफर नहीं हुआ। यानी कि बुरी स्थिति अजीत पवार की पार्टी की वहाँ हो गई है। अब जब ये खबरें अजीत पवार के पास है, तो इसका मतलब सुमित्रा जी कि चुनाव से पहले भी ये खबरें अजीत पवार के पास होंगी कि भारतीय जनता पार्टी उनको मदद नहीं कर रही है उनकी सीटों पर, और वहाँ कुछ और खेल खेल रही है, अजीत पवार को नष्ट करने की प्रक्रिया कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये अजीत पवार की भी समझ में आ गया होगा। तो अजीत पवार ने भी भारतीय जनता पार्टी को उनकी सीटों पे कोई मदद नहीं की होगी, ये एक आम उस तरीके से समझा जा सकता है। अब जिस तरीके से मनुस्मृति को लेकर के छगन भुजबल और अजीत पवार जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्रामक है सुमित्रा जी, तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये लड़ाई सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं रहेगी, ये लड़ाई फिर दिल्ली तक आकर के रहेगी। छगन भुजबल का ये कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के 400 पार से के नारे से ज़्यादा खतरनाक है। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का एक सहयोगी दल जो है वो ये मान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब आप समझ सकती हैं सुमित्रा जी कि अगर एनडीए का दल जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी है, अगर उसका एक बड़ा नेता ये कह रहा है कि 400 पार का नारा खतरनाक है और मनुस्मृति उस 400 पार के नारे से भी ज़्यादा खतरनाक है, तो 4 जून को दिल्ली में क्या होने जा रहा है इसको आप अच्छे तरीके से समझ सकती हैं। इसका मतलब 4 जून से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के बहुत से सहयोगी टूटेंगे, और टूटना शुरू भी हो गए। कल हम लोगों ने खबर देखी है सुमित्रा जी किस तरीके से एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दल है, उसके 2 बड़े पदाधिकारी जो है वो कल कांग्रेस में शामिल हुए। यानी कि नतीजे आने से पहले एनडीए में और भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ शुरू हो जाएगी, ये हम अच्छे तरीके से समझ रहे हैं सुमित्रा जी। अभी 1 जून के शाम को हालांकि एग्जिट पोल जो है वो तो आएंगे, जैसा बीजेपी चाहती है उस तरीके के एग्जिट पोल्स आएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल 4 जून को आएगा वो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाले होंगे, और इसकी समझ भारतीय जनता पार्टी को भी हो गई है। खबरें ये सुमित्रा जी कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तैयारी शुरू कर दी है कि 200 से कम सीटें आ रही हैं या 150 से कम सीटें आ रही हैं, ऐसी स्थिति में नेता विरोधी दल किसको बनाया जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई मंथन शुरू हो गया। बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी के आवास पे जो है कोई बैठक हुई है पार्टी के बड़े नेताओं की। अब ये पता नहीं सच है या झूठ है, लेकिन जो खबरें हैं उनके मुताबिक कि कोई बैठक हुई है और उसमें इस पर चर्चा शुरू हो गई है कि अगर ऐसी स्थिति में किसको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। ये तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने अब शुरू कर दी हैं। यानी अब 400 पार और 272 और सरकार बनाने की बातें छोड़ दीजिए, तैयारी ये शुरू कर दी गई है कि हम किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष बनाए। तो आप समझ सकती हैं सुमित्रा जी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने जा रहा है इस चुनाव में, ये साफ तरीके से समझा सकता है। और 4 जून से पहले कोई बड़ी बगावत एनडीए भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है, जिस तरीके की सूचनाएं सुमित्रा जी। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 4 जून को होने वाले एनडीए में बड़ी बगावत की, लेकिन अमलेंदु जी जब इन चुनावों की शुरुआत हुई थी उसके बाद से ही जिस तरह से बीजेपी के बहुत से नेता या दूसरी पार्टियों के भी बहुत से नेता जिस तरह से कांग्रेस में शामिल हुए, बीजेपी के कुछ सांसद कांग्रेस में शामिल हुए, हरियाणा में जिस तरह का माहौल बना, इन सब को देखकर ये कहा जा सकता है कि एनडीए में बगावत की शुरुआत तो हो ही चुकी है। 4 जून को ये बगावत कुछ और बड़े स्तर पर हमको देखने मिलेगी। अभी मैं जो बता रही थी मनुस्मृति वाली बात, तो वो खबर ये है कि महाराष्ट्र बोर्ड स्कूल पाठ्यक्रम में मनुस्मृति के छंदों को शामिल करने का ये फैसला लिया गया था, जिस पर अजीत पवार ने तुरंत ही अपनी असहमति जता दी और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी तब तक ऐसा नहीं होने देगी
जब तक वो महायुति सरकार का हिस्सा हैं। उनका ये कहना कि जब तक वो महायुति सरकार का हिस्सा है, यानी उन्होंने संकेत दे दिए कि अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम अलग भी हो जाएंगे। और वहीं छगन भुजबल ने ये कहा, अब हमारे छात्रों को मनुस्मृति और मंचे श्लोक से छंद याद करने के लिए कहा जाएगा। ये भाजपा द्वारा उठाए गए नारे अब की बार 400 पार से भी अधिक खतरनाक है, जिसने यह धारणा बनाने में मदद की कि सरकार संविधान को बदलना चाह रही है। हमने मनुस्मृति को जलाया है क्योंकि हम चतुर्वर्ण के विरोधी थे। यह सब तुरंत बंद होना चाहिए। अमरेंदु जी, जो छगन भुजबल की बात है कि ये 400 पार से अधिक का जो नारा खतरनाक है, वो क्यों खतरनाक है? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ये भी बात बता दी कि ये जो संविधान विरोधी होने की जो बात है, अब मोदी चाहे घूम घूम कर ये बोलते रहे कि कोई अंबेडकर भी आ जाए तो वो संविधान नहीं बदल सकते, लेकिन उनकी पार्टी के नेता तो लगातार ये दावा कर रहे थे। और छगन भुजबल यानी जो उनके सहयोगी हैं, उनका ये कहना कि ये बहुत खतरनाक है। इसी से हमको समझ में आता है कि महाराष्ट्र में इस समय क्या स्थिति है। आपने बताया कि राज ठाकरे के कारण जैसे एकनाथ शिंदे नाराज हैं, और राज ठाकरे को अपने साथ मंच पर बैठाना ये भी मोदी की मजबूरी क्यों बनी, ये भी समझ में आता है कि बीजेपी यहाँ पर कितनी कमजोर है। और बीजेपी के जो मंसूबे थे कि हम उसने महाराष्ट्र की सत्ता तो हासिल कर ली, शिवसेना को तोड़कर, उसके बाद एनसीपी को तोड़कर थोड़ी और मजबूती हासिल कर ली, लेकिन उसने सोचा था कि इसके बूते हम लोकसभा में भी अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये दांव उसका उल्टा पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे बिहार में नीतीश कुमार को साथ लेने का दांव बीजेपी पर उल्टा पड़ गया है। और अब यूपी की आपने जो बात कही कि वहां भी प्रशांत कनौजिया ने और मेराज हसन ने जिस तरह से कांग्रेस ज्वाइन की, अभी कल ही ज्वाइन की है, और गुजरात के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने इनको शामिल कराया। और क्या कहा है उन्होंने, शक्ति सिंह गोहिल ने, इसको सुनते हैं। मुझे खुशी है कि आज कांग्रेस परिवार में 2 नए चेहरे इस माहौल को देखते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं इस मौके पे इस देशवासी को सभी को विनती करता हूं कि देश के संविधान को बचाने के लिए, जुमलोबाजों से मुक्ति पाने के लिए आइए हमारे साथ जुड़िए। यहाँ 5 न्याय 25 गारंटी वो जुमले नहीं है, हकीकत बनेंगे। मैंने खुद भी जर्नलिज्म किया है, तो मुझे आज पार्टी में शामिल करते हुए खुशी हो रही है। प्रशांत जगदीश कनौजिया जी, फॉर्मर जर्नलिस्ट, वर्कड विद द वायर एंड इंडियन एक्सप्रेस। तो प्रशांत कनौजिया यहाँ पर शामिल हुए, और प्रशांत कनौजिया जो है पूर्व पत्रकार हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो आरएलडी यानी जयंत चौधरी की पार्टी में भी बड़े पदाधिकारी थे। और जब जयंत चौधरी ने भी नीतीश कुमार की तरह पलटी मारी थी, हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं, लेकिन वो पलट गए और वो चले गए बीजेपी में, मतलब बीजेपी के साथी बन गए, एनडीए में शामिल हो गए, क्योंकि उनके दादा चौधरी चरण सिंह को बीजेपी ने, मोदी ने एक गेम खेला कि उन्होंने भारत रत्न इस बार बिल्कुल इस तरह से बांटे जिससे कि चुनाव को साधा जा सके। लेकिन यहाँ चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का भी फायदा बीजेपी को नहीं मिला, ठीक वैसे ही जैसे राम मंदिर बनाने का भी कोई फायदा नहीं मिला। और प्रशांत कनौजिया ने 14 अप्रैल को ही, यानी पिछले 14 अप्रैल को जयंत चौधरी को झटका देते हुए राष्ट्रीय लोकदल से इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद कल उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इस पर कांग्रेस ने एक ट्वीट भी लिखा, कांग्रेस ने लिखा है कि गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल की मौजूदगी में प्रशांत कनौजिया और मेराज हुसैन कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। आपका बहुत बहुत स्वागत और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। यानी अमरेंदु जी, ये ठीक चुनाव के पहले, मतलब होता यह है कि जब किसी को आप जीतता हुआ देखते हैं या जब कोई जीत जाता है तो लोग पलटी मार लेते हैं। अभी कांग्रेस के कुछ इसी तरह से प्रवक्ताओं ने पलटी मारी थी, चाहे उनके ऊपर ईडी का दबाव रहा हो या चाहे कोई और दबाव रहा हो, वो एकदम से बीजेपी में शामिल हो गए, राम भक्त बन गए, महिला अधिकारों के वो झंडा बरदार बन गए। लेकिन वहीं अब हम ये देख रहे हैं कि ऐसे लोग अब कांग्रेस में शामिल होना चाह रहे हैं जिन्होंने वाकई कोई काम किया हो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का ये जो 5 न्याय और 25 गारंटी वाला जो दांव है इस बार, जो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि हम इसको कैसे करके साबित भी करेंगे, तो ये सारी चीजें क्या एनडीए को तोड़ने के लिए पर्याप्त हो रही? क्योंकि एनडीए में भी लोग जब बीजेपी के साथ जुड़े थे तो मंशा यही थी कि चलो ठीक है, मोदी अगर कोई काम करते हैं तो हम भी उनके साथ हो जाते हैं, शायद हम भी कोई काम कर पाए। लेकिन हुआ ये कि 10 सालों में मोदी ने खुद कुछ काम नहीं किया और उनके जो साथी दल हैं वो भी अब कोई काम नहीं कर पा रहे। क्या इसी वजह से अब जिनको काम करना है वो कांग्रेस के साथ आ रहे हैं और इसीलिए एनडीए में अब बड़ी बगावत हो रही है?
निश्चित तौर पर समित्रा जी, और देखिए एनडीए में जो तीन बड़ी बगावत होंगी उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। और उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि बिहार और महाराष्ट्र दोनों जगह इसके बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं समित्रा जी। और दोनों जगह जो एनडीए के मतलब भाजपा के जो सहयोगी दल हैं एनडीए में, उनको ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके क्या नुकसान हो सकते हैं और किस तरीके के नुकसान हुए हैं। छगन भुजबल जो कह रहे हैं कि हमने मनुस्मृति जलाई थी और मनुस्मृति के पाठ को शामिल करना जो है वो उसी तरीके से है कि जो 400 पार के नारे को लेकर के गया संकेत कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर ये संकेत गया कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं, और फिर लोगों ने एकजुट होकर के इसीलिए वोट किया है संविधान बचाने के लिए समिता जी। और ज़बरदस्त तरीके से पूरे देश भर के अंदर लोग इसको लेकर के आए हैं। तो बिहार में चाहे नीतीश कुमार हो और चाहे एनसीपी अजीत पवार की हो और चाहे वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, इन सबके सामने ये संकट है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के ये मनुस्मृति लागू करवाने के लिए काम करेंगे। ये इनके सामने संकट है। और चूंकि विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं तो छोटी पार्टियां हो, कितनी भी छोटी पार्टियां हो, लेकिन ये संकट इनके सामने है कि हम बिल्कुल जड़ से खत्म ना हो जाए। तो इनके सामने संकट ये है। दूसरा समिता जी, जिस तरीके से आंध्रा के आरक्षण को लेकर के नरेंद्र मोदी हमलावर हुए हैं आखिरी 2 चरणों में, उसके बाद जो इनका सहयोगी दल है आंध्र प्रदेश में टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, उसके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। और वहाँ उनके नेता जो नारा लोकेश हैं, चंद्रबाबू नायडू के बेटे, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की इस पॉलिसी से हमारा कोई किसी तरीके का लेना देना नहीं है। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इस नीति पर नहीं चलेंगे। यानी कि समित्रा जी, आंध्र प्रदेश में भी जो इनके सहयोगी समझे जा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, वो इस मनुस्मृति और संविधान बदलने के नाम पर इनके साथ जाने को तैयार नहीं है। ये भी आप समझ सकती हैं। और हो सकता है कि 4 जून से पहले ही टीडीपी की तरफ से भी घोषणा हो जाए कि वो एनडीए छोड़ चुके हैं, नरेंद्र मोदी के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ इन पॉलिसीज को लेकर के नहीं है। तो ये बड़े डेवलपमेंट एनडीए के अंदर बगावत के समिता जी हो सकते हैं। उनमें 3 जो राज्य हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी को समझा जा रहा था कि उनके सहयोगियों की तरफ से कुछ मदद मिल सकती है, बिहार, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, तीनों बड़े राज्यों से भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से झटका लगने वाला है उसके सहयोगियों की तरफ से। बाकी भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या क्या टूट-फूट होगी वो अलग का मसला है, वहां भी चीजें उठना शुरू हो जाएंगी। चूंकि नेता विरोधी दल कौन बनाया जाएगा, नरेंद्र मोदी जाकर के क्या करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे गुजरात के, या वहां जाकर के धूनी नवाएंगे द्वारका में समुद्र के नीचे, या कहीं बाहर चले जाएंगे झोला उठा के, वो अलग के मसले हो सकते हैं, वहां तैयारियां हो रही होंगी। लेकिन कौन अब जाकर के भारतीय जनता पार्टी को संभालेगा। दूसरा, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आकर के हमला किया कि ये नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, तो सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना कब्जा छोड़ के अमित शाह के कब्जे में कराना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी को। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से उठ रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक जबरदस्त तरीके का असंतोष है। वो 4 जून की शाम को जबरदस्त तरीके से फूटेगा समित्रा जी। और आरएसएस भी इसमें जो है वो एक तरीके से कहा जाए बड़ा रोल जो है वो प्ले कर सकता है, ऐसा समझा जा सकता है समित्रा जी। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से नड्डा ने ये कहा था, जेपी नड्डा ने, कि अब हम बहुत बड़ी पार्टी हो गए और हम सक्षम हैं, और अब आरएसएस जो है वो वैचारिक है, वो अपना काम करेगी और हम अपना काम, ये जो इनका ये बयान था ये भी बिल्कुल अति आत्मविश्वास से भरा हुआ था। और उसमें आरएसएस को ये संकेत देने की कोशिश थी कि अब हम आपकी जरूरत अब हमको नहीं है। लेकिन बीजेपी ये भूल गई कि वो खड़ी हुई है तो केवल आरएसएस के दम पर। और अब आप जो ये कह रहे हैं, क्योंकि योगी जो है वो आरएसएस मतलब उनको वो योगी का यहाँ पर हम यूपी में हमने देखा है कि किस तरह से मोदी के खिलाफ वहां पर माहौल है और योगी के साथ लोग हैं। वहीं नितिन गडकरी को भी हमने देखा है कि आरएसएस। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा के वो प्रिय रहे हैं, लेकिन मोदी ने हमेशा उनको किनारे करने की कोशिश की और गडकरी के कई बयानों में ये बात सामने आ गई। अभी खबरें तो ये भी कई बार आ रही हैं कि गडकरी को भी वहां पर बीजेपी के लोगों ने नागपुर में हरवाने की वो कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हम देख ही रहे हैं, बिहार का हाल हमने देख लिया, इधर झारखंड का हाल भी वैसा ही कुछ है, क्योंकि वहां भी, और तमिलनाडु में भी एआईएडीएमके ने तो साथ छोड़ ही दिया था बीजेपी का, यानी एनडीए में जो पहले फूट हो चुकी है वो है। और उसके बाद अब 4 जून को क्या होने वाला है ये भी देखने वाली बात है। और इस बीच जो झारखंड की बात मैं कर रही थी कि झारखंड में भी इस बार मोदी फिर एक जैसे सेल्फ गोल उसको बोल सकते हैं, जब उन्होंने ये कहा
कि रविवार की छुट्टी ईसाइयों के कारण और शुक्रवार की छुट्टी किसके कारण, ये वाला जो बयान दिया है ये भी अब उन पर किस तरह से उल्टा पड़ा, ये भी देखने वाली बात है। पवन खेड़ा है कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने इस बारे में क्या कुछ कहा, इसको सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी, कल रविवार को आपने छुट्टी रखी, कल आपने प्रचार नहीं किया, देश ने भी राहत की सांस ली कि ऐसी कोई टिप्पणी आपने नहीं की जिससे कि जग हंसाई हो देश की। आज सोमवार को, मंडे को आपने फिर मुंह खोला और आपने क्या बोला कि संडे की छुट्टी ईसाइयों के प्रभाव से शुरू हुई है, ये हिंदू संस्कृति में नहीं है। देश के प्रधानमंत्री मंडे को जब मुंह खोलते हैं तो अजीब सी बातें बोलते हैं। पूरा देश, पूरा विश्व फिर हंस रहा है। अरे आप 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, ये मुद्दे हैं आपके पास कि संडे को छुट्टी होनी चाहिए या मंडे को, और संडे की छुट्टी कौन से धर्म से प्रेरित है? 10 साल में बदल देते, और तो कुछ बदल नहीं पाए, ये छोटी मोटी बातें ही कर लेते। प्रधानमंत्री जी, छुट्टी संडे को हो या मंडे को, जो बेरोजगार है वो संडे को भी बेरोजगार है और मंडे को भी बेरोजगार है। जो 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश के, वो संडे या मंडे देख के रुकते नहीं है। पेट्रोल अगर संडे को 100 रुपए लीटर है तो मंडे को भी 100 रुपए लीटर है। गैस सिलेंडर संडे को 1100 रुपए है तो मंडे को भी 1100 रुपए है। 400 हमारे को अपने वक्त का कीमत याद आ जाती है, माफ कीजिएगा। तो आप ये बताइए, संडे या मंडे, इस देश में कहां कोई न्याय मिल रहा है? वो ना संडे को मिल रहा है ना मंडे को मिल रहा है। अगर 1 घंटे में 4 महिलाओं का बलात्कार होता है तो क्या वो संडे या मंडे देखते हो आप? प्रधानमंत्री जी, आपकी प्राथमिकताएं हम पिछले 10 साल से कह रहे हैं कि गलत हैं। अब आप जाते जाते फिर से आप ये साबित करते हुए जा रहे हो कि आपकी प्राथमिकताओं का आपको अंदेशा 10 साल तक नहीं हुआ, इसलिए आज देश इस स्थिति में है। चलिए, अब आपको बहुत आराम करने का समय मिलेगा। थक गए हो, आराम कीजिए। जब भी आप मुंह खोलते हो लोग आश्वस्त हो जाते हैं कि आप बहुत थक चुके हो। आराम कीजिए, आपको आराम की आवश्यकता है। जय हिंद। प्रधानमंत्री को आराम करने की सलाह दे रहे हैं पवन खेड़ा, और प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद जा ही रहे हैं विवेकानंद मेमोरियल, वहां पर दो दिन तक वो रहेंगे और 24 घंटे ध्यान लगाएंगे, ये कहा जा रहा है। यानी पूरा आराम उनको मिलेगा अमलेंदु जी। लेकिन क्या देश को भी इस बार आराम मिलेगा? मतलब 4 जून के बाद जो बातें पवन खेड़ा ने कही वो बिल्कुल सही बात है कि 10 सालों में आप कुछ नहीं कर पाए तो आप छुट्टियों को ही बदल देते। मतलब अब आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, आप अभी भी यही सारी बातें कर रहे हैं। यही झारखंड था जहां आपने ये कहा था कि कपड़ों से पहचान करना है। मतलब उनकी प्राथमिकताएं यही हैं। वो यूपी में रहते हैं तो वो श्मशान कब्रिस्तान की बात करते हैं कि बिजली कब मिलनी चाहिए और कब किसको मिलनी चाहिए और जगह किसको, मतलब मुर्दों को कहाँ कितनी जगह मिल रही है, ये आपकी प्राथमिकताएं हैं। और अब आप ये बात ले आए कि संडे की छुट्टी किस लिए है और मतलब शुक्रवार की छुट्टी किस लिए है। तो क्या उनको बिल्कुल ही वाकई देश की हालत का कोई अंदाज ही नहीं है कि देश उनसे क्या सुनना चाहता है? और क्या यही बातें अब मतलब बीजेपी पर भारी पड़ रही? क्योंकि बीजेपी के बाकी नेता, मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि बहुत सारे नेता बीजेपी के ऐसे रहे हैं जिन्होंने काम किया है, बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने काम किया है, लेकिन उनको मोदी के रहते हटा दिया गया, किनारे कर दिया गया। जिन लोगों को प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था उनको तो ऐसा हाशिए में डाल दिया गया कि अब उनका कोई नाम लेवा नहीं बचा है। तो मोदी ने अपने लिए ऐसी जगह बनाई कि फिर उनके आसपास कोई बचे ही नहीं। और क्या मोदी का यही रवैया, ये संडे मंडे करने का या कपड़ों से पहचान करने का या फिर जो बातें मंगलसूत्र और भैंस की करने लगे हैं, इन सब से क्या वो अब बीजेपी को पूरा नुकसान कर चुके हैं? और इसी वजह से न केवल बीजेपी में अब बगावत होगी बल्कि एनडीए में भी बगावत हो जाएगी, क्योंकि एनडीए के दल भी जाहिर है इस तरह के नेता के साथ तो नहीं बने रहना चाहेंगे जिसको 10 साल में ये पता ही नहीं चल पाया कि उसको काम क्या करना है और बातें क्या करनी है। बिल्कुल सर मित्रा जी, देखिए एनडीए की जो और दल हैं उनके नेताओं के अंदर यही सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई है कि नरेंद्र मोदी खुद तो डूब ही रहे हैं, हमको भी साथ में लेकर के डूब रहे हैं। जो दूसरे दल कुछ अच्छा बेहतर कर सकते थे उनको भी अब चिंता सताने लगी है कि इनमें से अधिकांश को अभी चुनाव का सामना करना है, विधानसभा चुनावों का, तो उनके सामने संकट है। अब जैसे दुष्यंत चौटाला हरियाणा में थे, हालांकि वो अलग हो गए हैं अभी भी, लेकिन क्या वो हिम्मत जुटा पाएंगे? अगर मान लीजिए उनको 1 सीट भी मिल जाती है, हालांकि मिलने नहीं जा रही है वहाँ से, हरियाणा में सबकी 10 की 10 सीटें जो हैं इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही हैं, लेकिन क्या वो ये हिम्मत कर सकते हैं कि वो किसी भी तरीके से एनडीए के साथ चले जाएं? क्या ये हिम्मत है?
इसी तरीके से जो संकट अजीत पवार के सामने या एकनाथ शिंदे के सामने या नीतीश कुमार के सामने है कि चुनाव में उनको जाना है, तो वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। इसी के लिए कि संजय मंडे के छुट्टियां क्यों होती हैं, इस पर लेकर के विवाद किया जाए। तो ये दूसरे जो दल हैं उनके सामने संकट है। चूंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अपनी इस पॉलिसी को छोड़ने वाले किसी भी हाल में नहीं है। नरेंद्र मोदी संजय मंडे करके आए तो वहाँ उनके गोड्डा से जो सांसद है निशिकांत दुबे, आज मैं उनका एक बयान देख रहा था, वो कह रहे हैं कि आरएसएस को ईसाई मिशनरियों को अब मुसलमानों के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए। अब यानी आप जो है उड़ीसा में जाते हैं तो वहाँ आप, या छत्तीसगढ़ में आप होते हैं तो आप ईसाई मिशनरियों के खिलाफ आप कैंपेन चलाते हैं। झांसी में आप जो है ट्रेन से उतार करके जो ईसाई नन जा रही होती हैं केरल से आती हुई, आप उनको वहाँ से उतार लेते हैं और साथ उनकी पुलिस जांच कर रही है। ये इस तरीके के आप तमाशे करते हैं। गिरजाघरों को जलाया जाता है दिल्ली में और देश भर में तमाम जगहों पर। मणिपुर में कितने गिरजाघर जलाए गए, ये सबके सामने हैं। तो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ आरएसएस और ईसाई मिशनरियाँ एक हो जाएं। तो इस पॉलिसी के साथ कौन क्या इस बयान के साथ नीतीश कुमार अपनी सहमति देंगे, या नरेंद्र मोदी का जो छुट्टी वाला बयान है, क्या नीतीश कुमार की सहमति इस बयान के साथ होगी? क्या अजीत पवार इस बयान के साथ अपनी सहमति देंगे? क्या चंद्रबाबु नायडू या जगनमोहन रेड्डी जो समझाता है कि दोनों में से कोई एक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, तो क्या इनमें से कोई भी एक जो इस तरीके की सहमति दे सकता है नरेंद्र मोदी के बयान से या निशिकांत दुबे के बयान से? तो समिता जी, इनकी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी नहीं बदलेगी। इसी का नुकसान होने जा रहा है, चूंकि लोगों की समझ में आ गया कि ये संविधान को बदलने जा रहे हैं और इसी को लेकर के लोगों ने वोट किया है। इसीलिए इनका हिंदू मुसलमान किसी भी स्तर पर चला नहीं। लेकिन चूंकि इनके पास कुछ करने को है नहीं समिता जी, तो इनको रहना इसी पिच पे और आगे भी इसी पिच पे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इस हार के बाद भारतीय जनता पार्टी सुधर जाएगी या नरेंद्र मोदी सुधर जाएंगे। हार के बाद सुधरेंगे नहीं, रहेंगे उसी पिच पे, क्योंकि इनके पास और कुछ है ही नहीं। आर्थिक नीतियां कोई है ही नहीं, बता ही नहीं सकते कि आपकी आर्थिक नीतियां क्या हैं। देश विकसित भारत बनेगा, ठीक है, देश विकसित भारत बनेगा, लेकिन बनेगा कैसे विकसित भारत? अगर मान लीजिए आप बता दें अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई, अगर तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है तो ये 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन क्यों मिल रहा है? अगर आपकी तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है तो इस तरीके के जो सवाल है समिता जी, इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। कल भी नहीं थे, आज भी नहीं और कल भी नहीं होंगे आने वाले कल में भी। तो भारतीय जनता पार्टी हार के भी सुधर जाएगी, ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती है। तो यही जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी हैं उनके सामने संकट है कि क्या ऐसी पार्टी के साथ में वो किसी विधानसभा चुनाव में, यहाँ तक कि किसी पंचायत चुनाव में भी जा सकते हैं। ये बड़ा संकट इनके सामने है। तो इसीलिए हमको लगता है कि 4 जून से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के बहुत से सहयोगी टूटेंगे और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कोई बड़ा, एक तरीके से कहा जाए, बगावत हो सकती है समिता जी। बिल्कुल, एनडीए में जो बगावत की बात हम कर रहे हैं वो इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि बीजेपी की विचारधारा, जिस कट्टरता की और वो बढ़ती जा रही है। मतलब केवल राम मंदिर बनाने का मसला होता तो बात एक थी, लेकिन अब मोदी जो है वो हिंदुत्व के नाम पर बिल्कुल ऐसी बातें किए जा रहे हैं जो उसके ही सहयोगियों को अब खटकने लगी हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नीतीश कुमार हो, चाहे उधर ओडिशा में मतलब नवीन पटनायक भी, वो भी, क्योंकि इसी ओडिशा में जिस तरह से फादर स्टेन्स को जलाया गया था, मतलब वो उनके दोनों बच्चों के साथ, तो वो भी हमने देखा है कि किस तरह से उन्हें ग्राहम स्टेन्स की जो हत्या हुई थी वहां पर, और उसमें भी कौन लोग थे शामिल, ये भी सबने देखा है। तो फिर किस तरह से निशिकांत दुबे अगर ये बात बोल रहे हैं तो उनको इस बारे में थोड़ा अपना इतिहास भी खंगाल लेना चाहिए कि किस तरह वो ईसाई मिशनरियों को, मतलब वो जो भी बोलेंगे वो मुसलमानों के खिलाफ आग उगलने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री तो लगातार कर ही रहे हैं ये बात। पहले उन्होंने ये बोल दिया था कि जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं उनको कांग्रेस सब दे देगी। बाद में वो बोल रहे हैं कि मैं अगर ऐसा बोलूं तो मैं तो सार्वजनिक जीवन में नहीं रहूंगा, क्योंकि मैंने तो ये कहा ही नहीं कि ज्यादा बच्चे वाले मुसलमान हैं। आपने ठीक है नाम नहीं लिया, लेकिन आपकी पार्टी के लोग तो बार बार यही बोलते हैं। और जितने भी लोग बीजेपी से जुड़े हुए जितने धार्मिक संगठन भी हैं, उन लोगों ने भी लगातार इस बात को कि मुसलमानों के ज्यादा बच्चे या हिंदुओं को ज्यादा औलादे पैदा करनी चाहिए, इस तरह के बयान तो उनसे जुड़े लोग हमेशा से देते आए हैं। तो देश इतनी जल्दी इन सब बातों को नहीं भूलता है, और न ही एनडीए के जो बाकी दल है जिन्होंने भले ही सत्ता के कारण एनडीए में वो शामिल हुए, उन्हें ये लगा होगा कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी बन गई, बहुत मजबूत पार्टी बन गई है, लेकिन उस मजबूती का खोखलापन मोदी जी के इन बयानों से बिल्कुल सामने आ जाता है। और आप जो बात कर रहे हैं अमलेंदु जी की देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, उसकी भी सच्चाई, उसका खोखलापन भी हमारे सामने है ही, क्योंकि जब रोजगार नहीं है, जब हमारे ये सब हमारे लघु उद्योग जो है वो खत्म हो रहे हैं,
जब हमारा विदेशों से कारोबार जो है वो लगातार सिमटता जा रहा है, और अब तो सेंसेक्स भी इसके संकेत दे रहा है। जिस तरह से सेंसेक्स लगातार गिर रहा है, उसमें गिरावट आ रही है, एक एक दिन में कई कई अंकों की गिरावट बताई जा रही है, और केवल 2-3 उद्योगपतियों के हवाले जैसा सारा कारोबार सौंपा गया है। अमलेंदु जी, क्या एनडीए में जो बड़ी बगावत या बीजेपी में बड़ी बगावत, इसके साथ साथ क्या इस बार हम ये माहौल भी देखेंगे कि उद्योगपतियों का भी एक बड़ा वर्ग बीजेपी के खिलाफ जा सकता है, क्योंकि उसने भी ये देखा है कि इन 10 सालों में 2-3 लोगों के हवाले सारी चीजें हैं। अभी कल ही जयराम रमेश ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ये संकेत दिए हैं, बताया है कि अगर मतलब फिर से बीजेपी अगर आती है तो वो अडानी को उसने पहले से और 25 एयरपोर्ट देने की भी तैयारी कर ली है, क्योंकि पहले से ही इंडिया के बहुत सारे एयरपोर्ट जो हैं वो अडानी के हवाले किए हुए हैं, और वहां की सारी साथ संभाल उनके जिम्मे है, लेकिन उसका खामियाजा या उसका खर्चा जनता को किस तरह भुगतना पड़ता है, ये भी हम लोग देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, उद्योगपतियों की भी एक बड़ी बगावत हो सकती है बीजेपी के खिलाफ? क्योंकि व्यापारी वर्ग हमेशा से बीजेपी का समर्थक रहा है, लेकिन अब उसमें भी ये एक बदलाव देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर सुमित्रा जी की उद्योगपतियों के अंदर, और जो कहा जाए कि जो वेल्थ क्रिएटर्स कहे जाते हैं मोदी जी के शब्दों में, उनके अंदर भी एक बड़ी बेचैनी इस सरकार को लेकर के है कि इस सरकार ने किस तरीके से, देखिए जो आरोप लग रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस तरीके से पैसे उगाए गए, किस तरीके से ईडी और सीबीआई का, देखिए ईडी और सीबीआई जो गई है, ठीक है 115 राजनेताओं क्या गई हैं, लेकिन 6000 से ज़्यादा तो ऐसी लोग यहाँ गई हैं ना जो व्यापार कर रहे हैं, और किस तरीके से उनके व्यापार छीने गए हैं, और किन्हीं खास उद्योगपतियों को या खास पूंजीपतियों को उन पे कब्जा कराया गया है। तो ये एक तरीके से जो वसूली रैकेट, जिसको राहुल गांधी कहते हैं कि सबसे बड़ा वसूली रैकेट चला, तो ये वसूली रैकेट उन लोगों के सामने भी है। तो उनके सामने भी संकट ये है कि अगर भारत में रहकर के व्यापार करना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए व्यापार नहीं किया जा सकता। ये बात उद्योगपतियों के मन में भी शर्मिष्ठा जी घर कर गई है, और इसीलिए ऊपर से भले ही कोई कुछ कहता हो, लेकिन अंदर अंदर सब चाहते हैं कि ये सरकार किसी भी तरीके से चली जाए। तो एक बड़ा जो संकट है वो उद्योगपतियों के सामने भी है। ऐसा नहीं है कि उद्योगपति पहले पार्टियों के साथ नहीं होते थे या राजनीतिक दलों को चंदा नहीं देते थे कि उनके लिए लॉबिंग नहीं करते थे, सब होता था। हम लोगों ने देखा पहले भी किस तरीके से होता था, कांग्रेस के समर्थक भी हुआ करते थे, भाजपा के समर्थक भी हुआ करते थे, यहाँ तक कि समाजवादियों के समर्थक भी हुआ करते थे पूंजीपति, और लगभग सभी दलों को चंदा दिया करते थे, किसी को कम किसी को ज़्यादा। लेकिन अब जिस तरीके से वसूली रैकेट चला है और उनको ऊपर मतलब एक तरीके से कहा जाए वो धन उगाही मतलब की गई है पूंजीपतियों से, उद्योगपतियों से, उसने एक जबरदस्त भय का माहौल जो है वो उद्योग जगत के अंदर भी पैदा कर दिया है। तमाम विदेशों के जो उद्योग थे यहाँ से, वो यहाँ से वापस जा रहे हैं। आज ही सुना गया है कि जो पेटीएम की और अडानी की डील होने जा रही थी वो डील कैंसिल हो गई है। वो डील कैंसिल क्यों हो गई है आप समझ सकती हैं समिता जी। यानी कि संकेत मिलना शुरू हो गए हैं उद्योगपतियों की तरफ से भी, या कहिए कि जो पूंजीपति जगत है उसकी तरफ से भी संकेत मिलना शुरू हो गए हैं कि ये सरकार जा रही है, उन्होंने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। वरना अडानी की डील भारत के अंदर कोई कैंसिल हो जाए ये संभव आसानी से नहीं था समित्रा जी। बिल्कुल, अडानी का नाम आपने बिल्कुल सही लिया, क्योंकि अभी तक तो हम यही देखते थे कि वो जिस चीज पर हाथ रख दे वो चीज उनकी हो जाती थी। यही माहौल बन गया था देश में, क्योंकि मतलब अब लोगों ने भी आश्चर्य करना छोड़ दिया था कि ये बंदरगाह भी अडानी के हवाले हो गया, ये रेल लाइन भी उनके हवाले हो गई, ये एयरपोर्ट भी उनके हवाले हो गया, ये कोयला खदान भी उनके हवाले हो गई, इस जंगल में जो पेड़ कट रहे हैं वो भी कट रहे हैं क्योंकि अडानी को ये जगह चाहिए। ये सारी चीजें हो रही थी और लोगों ने फिर इस चीज को एक तरह से स्वीकार कर लिया था कि जब तक मोदी है तब तक अडानी में इसी तरह से फैसले या नियम जो है वो बदलते जाएंगे या फैसले लिए जाएंगे। ये चीज बार बार सामने आ रही थी और राहुल गांधी लगातार, मतलब वो ही एक नेता मुझे लगे जो उन्होंने लगातार अडानी और अंबानी का नाम ले लेकर बोलना शुरू किया शुरू से, और उसके बाद बाकी नेताओं ने भी हिम्मत दिखाई और उन लोगों ने जो कुछ कहा अमलेंदु जी, उसका नतीजा ये हुआ कि संसद से उनको बाहर कर दिया गया। चाहे महुआ मोइत्रा का नाम ले या संजय सिंह का नाम ले, मतलब इस समय इंडिया गठबंधन के ये टीएमसी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये तीनों दल जो है इंडिया गठबंधन में साथ थे, और अब इन तीनों ने ये देखा कि किस तरह अडानी का नाम लेने पर ये हो रहा है। और इस बीच नरेंद्र मोदी से एक जो बड़ी भूल हो गई जिसमें उन्होंने अडानी और अंबानी के टेम्पो में भरकर धन भेजे जाने वाली बात जो बोल दी, क्या ये बात भी मोदी ने बदहवासी में बोल दी थी, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था कि अब अगर मैं हार गया तो ये तो व्यापारी हैं, इनको व्यापार करना है, ये कांग्रेस के साथ आ जाएंगे। पहले भी रिलायंस का जितना कारोबार बढ़ा है वो कांग्रेस के जमाने में बढ़ा है, ये सारे लोग जानते हैं, और इनको तो व्यापार करना है, जाहिर सी बात है, इनको टेंडर्स लेने हैं, इनको बहुत सारे विदेशों में भी काम करना है, तो उनको कोई भी सरकार हो, बस ऐसी सरकार होनी चाहिए जो मजबूत है।
और इस समय नरेंद्र मोदी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। सेंसेक्स जो है वो यही बता रहा है कि अब लोगों का भरोसा नहीं रह गया है इस सरकार पर, और पीछे जो है बहुत सारे विदेशी निवेशकों ने भी अपना पैसा जो है निकाला है, क्योंकि उनको भी ये यकीन हो गया है कि मोदी सरकार में अब उनका भी पैसा सुरक्षित नहीं है, उनका निवेश सुरक्षित नहीं है। ये पहले मतलब मैं 5वें चरण के पहले की बात बता रही हूँ, तब जो बड़ी जो गाही हुई थी, मतलब निकाल लिया गया था विदेशी निवेशकों ने अपना पैसा, क्योंकि तब तक इंडिया गठबंधन बढ़ रहा था लेकिन इतना मजबूत नहीं, उसने दावे नहीं किए थे कि हम 350 पार कर रहे हैं। अब उसका ये 350 पार वाला दावा है, तो हो सकता है 1 जून के बाद हम सेंसेक्स को भी बढ़ता हुआ देखें, लेकिन हम इंडिया गठबंधन के कारण उसको बढ़ता हुआ देखें, ये अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो मोदी के रहते सेंसेक्स में गिरावट आ रही है। और अब ये जो बात है, ये इससे जाहिर हो रहा है कि उद्योग जगत भी, जिसका एक बड़ा हाथ रहा है मोदी को खड़ा करने में, मजबूत करने में, वो भी अब अपने हाथ अपने जो है वो पीछे खींच रहा है और मोदी के पैरों तले जमीन इसमें खिसकती जा रही है। दूसरा बड़ा एक और मामला इधर ये हुआ था अमलेंदु जी, इन चुनाव में प्रज्वल रेवन्ना वाला मामला, इसमें बहुत बुरी तरह फंस गई थी, क्योंकि मोदी ने खुद मंच से प्रज्वल रेवन्ना की मौजूदगी में कहा कि आप इनको वोट दीजिए, मुझे मजबूत बनाइए। वहां मोदी ने वोट मांगे अपने लिए, प्रज्वल रेवन्ना के लिए, लेकिन इसी प्रज्वल रेवन्ना ने मतलब हो गए 1 महीना से ज्यादा, 26 तारीख को कर्नाटक में चुनाव हुए थे, 26 अप्रैल को, और 27 अप्रैल को वो 26 मई को मतलब निकल गया था, और मतलब अप्रैल में, माफ कीजिए। और उसके बाद ये खबर आई कि हाँ वो उसके ऊपर तो इतने सारे आरोप हैं, उसका पूरा जो यौन शोषण का कच्चा चिट्ठा जो है वो कि कितनी महिलाओं को उसने प्रताड़ित किया और किस तरह से उन पर जुल्म ढाए, ये सारी चीजें सामने आ गई। अब जो खबर आ रही है, बड़ी खबर ये, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट मोदी सरकार को कैंसिल करने के लिए लिखा था कर्नाटक सरकार ने, वो नहीं हो पाया। और अब ये खबर आ रही है कि प्रज्वल रेवन्ना भी अब 31 मई तक वापस आ सकता है, क्योंकि उसके जो दादा हैं एच.डी. देवगौड़ा, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने भी एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया था कि तुम आ जाओ वापस, वरना हम तुमको हर चीज से वो बेदखल करेंगे, इस तरह की कोई धमकी थी। यानी उनकी एक धमकी तो अलग चीज है, लेकिन अब ये क्या इंडिया गठबंधन का बढ़ता असर है कि अब प्रज्वल रेवन्ना ने भी ये मान लिया है कि मैं वापस आ जाता हूँ। शायद कानून के मतलब वो कानूनी प्रक्रिया का सामना करे तो उसको वो बच सकता है, मतलब बाहर रहकर तो फिर अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो उसको किसी न किसी तरह वापस ले ही आएगी, क्योंकि मोदी ने तो अपने 10 सालों के काम में किसी भी भगोड़े को वो वापस नहीं लाए। लेकिन अब प्रज्वल रेवन्ना को लग रहा है कि मैं बहुत दिनों तक विदेश में नहीं टिक पाऊंगा। आपको क्या लगता है, ये भी इंडिया गठबंधन की बढ़ती मजबूती का इशारा है? निश्चित तौर पर मित्रा जी, इंडिया गठबंधन की बढ़ती मजबूती का ही इशारा है और ये संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। और जो संकेत हम लोग मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि राजनेताओं को भी संकेत मिल रहे होंगे, प्रज्वल रेवन्ना को भी संकेत मिल रहे होंगे कि मोदी के रहते हुए तो बच गए, बाहर चले गए, हवाई अड्डे पे आपको नहीं रोका गया, गिरफ्तारी आपकी नहीं हुई, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही सबसे पहला काम जो है वो आपका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है वो रद्द करने का होगा। वो रद्द करते ही फिर इंटरपोल का जारी हो जाएगा नोटिस जो है, और फिर कहीं भी आपको धर दिया जाएगा और फिर डिपोर्ट कर दिया जाएगा यहाँ, तब ज़्यादा बेइज्जती होगी। तो बेहतर ये है कि अभी लौट के आ जाए, तो इसीलिए वापस आ रहा है, वरना वो आने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था कर दी थी उसकी सुरक्षित बाहर जाने की, और चला भी गया था वो। और कर्नाटक सरकार ने तो 2 बार लिखा, मतलब सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री को फिर लिखा कि भाई इसका खारिज कीजिए पासपोर्ट जो है और इसको डिपोर्ट कराया जाए। तो कुल मिला के समझता है जी, जो परिस्थितियां बन रही हैं उन परिस्थितियों से ये संदेश सब तरफ है कि मोदी जी जा रहे हैं, और इसीलिए एक तरीके से कहा जाए जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें भी और एनडीए में भी बड़ी बगावत होने जा रही है। ये संकेत सब तरफ हैं। भले ही प्रधानमंत्री जाकर के अब अंतर्धान करें, समाधि लगाएं, डुबकी लगाएं, कुछ भी करें, ध्यान लगाएं, पूजा पाठ करें, कुछ भी करें, हालांकि उनको करना अब सब यही है और पहले से इंतजाम वो कर चुके हैं, बताया जाता है, लेकिन कुछ भी करें, सरकार एनडीए की या भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनने जा रही है और बहुत पीछे जा रही है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि ये 400 पार बकवास है, 200 के लिए एनडीए तरस जाएगा, यही शब्द थे उनके। कल पंजाब में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो निश्चित तौर पे ये बकवास ही साबित होगी 4 जून की दोपहर के आते आते। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम एक बड़ी टूटन जो है और एनडीए में बड़ी टूटन हम 4 तारीख को निश्चित तौर पर समिता ही देखेंगे। हो सकता है 4 जून से पहले भी बहुत सी चीज़ें बदलती हुई हमको दिखाई पड़े। समिता 4 जून से पहले बहुत सारी चीजें बदल ही रही हैं अमलेंदु जी, तभी हम सब ये बातें
भी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी मौसम बदलता है या कोई बड़ी चीज होने वाली होती है तो उसके संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने जितनी भी बातें की, चाहे प्रज्वल रेवन्ना की, चाहे सेंसेक्स के गिरने की, चाहे एनडीए में जो फूट दिख रही है और अभी से लोगों की नाराजगी सामने आ रही है, छगन भुजबल जिस तरह का बयान दे रहे हैं कि ये तो भाजपा का 400 पार का नारा खतरनाक है, अजीत पवार जिस तरह से अल्टीमेटम दे रहे हैं कि महायुति की सरकार मतलब जब तक मैं हूं तब तक मैं ये नहीं होने दूंगा, और जिस तरह से विधानसभा चुनाव के लिए भी अब उन्होंने अभी से सीटों की मांग की, मुझे 40 से 50 सीटें चाहिए और मैं तभी चुनाव लड़ूंगा साथ में मिलकर, ये जो अल्टीमेटम देने की शुरुआत हो गई है। बिहार में नीतीश कुमार का जो हाल है, झारखंड में हमने देखा कि किस तरह से हेमंत सोरेन के पक्ष में अब माहौल बन रहा है और वहां पर भी बीजेपी को नुकसान हो गया है, हरियाणा में बीजेपी नुकसान में है, पंजाब में ये पूरी जगह सारी जगह से माहौल यही बन रहा है। कुछ एक जो बीजेपी के गढ़ हैं वो भी अब जो बचे कुचे गढ़ वो भी ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए अब एनडीए में बड़ी फूट की बात हो रही है और बीजेपी में भी अब ये बात अगर उठने लगी है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, तो इससे समझा जा सकता है कि मोदी की हालत कितनी खराब है। और इस खराब हालत का एक ताजा उदाहरण अमलिंदु जी फिर से सामने आया। एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि गांधी फिल्म जब बनी थी उसके बाद पूरी दुनिया ने गांधी को जाना, उसके पहले तो लोग जानते ही नहीं थे। मतलब ये बोलकर नरेंद्र मोदी ने एक आखिरी कोशिश शायद की कि वो किसी तरह कांग्रेस को नीचा दिखा पाए कि देखो तुम्हारे, हालांकि कांग्रेस के जमाने में गांधी फिल्म बनी थी, ऐसा नहीं है कि ठीक है बनाने वाले रिचर्ड एटनबरो थे, लेकिन कांग्रेस के जमाने में ही वो फिल्म बनी। कांग्रेस का ही जमाना था जब महाभारत और रामायण जैसे सीरियल भी जो है टेलीकास्ट हुए थे, ये मोदी के समय में नहीं हुए थे, ये सब पहले से चला आ रहा था। लेकिन अब मोदी का ये जो दावा करना, मतलब ये क्या आप मतलब इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे, मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि इस बात को सुनकर हंसी ही आ सकती है कि गांधी, मतलब जिस गांधी के लेके अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेके तमाम लोग, दुनिया के सारे लोग उनके, मतलब चाहे नेल्सन मंडेला है, चाहे सारे लोग जो हैं वो गांधी के मुरीद थे। दुनिया के कई देशों में, कई शहरों में गांधी की मूर्तियां लगी हुई हैं, गांधी के नाम की सड़कें बनी हुई हैं, और मोदी ये कह रहे हैं कि गांधी को लोग जानते ही नहीं थे, गांधी फिल्म बनने के बाद जाने। क्या कहेंगे आप इस पर? असल में समिता जी, नरेंद्र मोदी कहना ये चाहते हैं कि सावरकर को लोग सावरकर की फिल्म बनने के बाद जाने, इससे पहले नहीं जानते थे, कहना वो ये चाहते थे, लेकिन उनके मुंह से गांधी निकल गया। क्योंकि या फिर ये कहिए कि अब गोडसे पे कोई फिल्म बनेगी तो गोडसे, या नरेंद्र मोदी कहना ये चाहते हैं कि गांधी से ज़्यादा लोग गोडसे को जानते थे, ये भी कहना हो सकता है। समित्रा जी, एक समय जब लगभग 1/3 दुनिया जो थी वो लाल थी, उस समय भी गांधी की मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा दुनिया के देशों में लगी हुई थी। और मैं समझता हूं कि आज भी जो है, मतलब दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां गांधी की मूर्ति उसकी राजधानी में ना लगी हो या बड़े शहरों में गांधी की मूर्ति ना लगी हो। और नरेंद्र मोदी अगर आज विदेश में जाते हैं तो वहां उनको भी जो पहचाना जाता है वो यही पहचाना जाता है कि ये गांधी के देश से आया, गांधी के देश का प्रधानमंत्री है। कोई नहीं कहता कि ये गोडसे के देश से आया, गोडसे के देश का प्रधानमंत्री है, या ये सावरकर के देश से आया, या ये हेडगेवार के देश से आया। नरेंद्र मोदी को अगर इतनी है तो गोडसे के नाम पर वोट मांगे, दिक्कत क्या है नरेंद्र मोदी को? कहें भी गोडसे के नाम पे वोट दे दो, सावरकर के नाम पे वोट दे दो, हेडगेवार के नाम पे वोट दे दो, कहें तो। लेकिन नरेंद्र मोदी ये हिम्मत नहीं जुटा सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो दुनिया जानती है नरेंद्र मोदी क्या है और क्या नहीं है। तो ये नरेंद्र मोदी की अपनी चीज़ें हैं, वो आखिरी समय है तो सोचते हैं कि चलते चलते जो भी कुछ जो एक तरह से कहा जाए कि पत्थर मार सकते हैं वो पत्थर मारने, उसके बाद पत्थर मारने को मिलेगा नहीं। क्योंकि मुझको लगता है कि बनारस वो हार रहे हैं और संसद के अंदर भी फिर नहीं होंगी, वो छाती ठोक के कुछ कह सकें, ये स्थिति भी नहीं होगी समित्रा जी। नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई और बन जाएगा, उनको मौका भी नहीं मिलेगा कि वो नेता प्रतिपक्ष भी बन पाएँ। तो जो परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं, 4 जून को जो परिस्थितियाँ पैदा होंगी, उसके देखते हुए अब ये आखिरी समय बचा है नरेंद्र मोदी को जो बोलना है वो बोलने, उसके बाद तो फिर उनको मौन व्रत पे जाना ही पड़ेगा समित्रा जी, ऐसा समझा जा सकता है। बिल्कुल, और शायद इसी की प्रैक्टिस नरेंद्र मोदी अभी से करना चाह रहे हैं। केदारनाथ की गुफा में तो उन्होंने चश्मा लगाकर पता नहीं किस तरह से ध्यान किया था, मीडिया भी वहां पर पहुंच गया था, तभी तो उनकी तस्वीरें सामने आई। अब हमको नहीं मालूम कि विवेकानंद मेमोरियल में वहां पर क्या होने वाला है, क्योंकि वहां तो जाकर एकदम चुप्पी रखनी पड़ती है। नरेंद्र मोदी शायद चुप रहेंगे 24 घंटे, तो कुछ अच्छा सोचेंगे, कुछ अच्छी बातें उनके दिमाग में आएंगी, क्योंकि अभी तो जैसा पवन खेड़ा ने कहा कि उनको आराम की जरूरत है। मंडे को जब भी वो मुंह खोलते हैं तो कोई ऐसी बात बोल देते हैं कि जिस पर सवाल उठने लगते हैं कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री ने उनका किस तरह का हो गया है, वो क्या बोलने लगे हैं। और अब गांधी के ऊपर ये जो नया, मतलब हम लोग अखबारों में जब कोई कॉलम लिखते हैं तो लास्ट में एक टेल पीस होता है कुछ, मतलब जिसमें
कोई एक मजेदार सी बात छोड़कर या एक इशारा करके दे दिया जाता है कि अब आप समझ जाओ कि माहौल क्या है। ये वैसा ही कुछ नरेंद्र मोदी का शायद ये टेल पीस जैसा उन्होंने अब ये गांधी पर जो बयान दे दिया है कि महात्मा गांधी को गांधी फिल्म बनने के पहले कोई जानता ही नहीं था, दुनिया नहीं जानती थी। अब दुनिया तो जानती है, नरेंद्र मोदी नहीं जानते होंगे गांधी को, जबकि वो उसी गुजरात के हैं, ये हम बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि गुजरात में रहकर भी उनका तो खुद ही का दावा है कि मैं हमेशा से वो फकीरी में रहा या तपस्या करता रहा। तो हो सकता है उनको गांधी को जानने का मौका नहीं मिला। गांधी को जानने का मौका मिला होता तो वो संडे की छुट्टी और शुक्रवार की छुट्टी और कपड़ों से पहचानने की बात और मंगलसूत्र और मटन मछली इन सब की बातें नहीं करते। 10 साल में क्या किया है उन मुद्दों की बात करते, लेकिन अब मुद्दों की बात नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए 4 जून को जो अनुमान लगाया जा रहा है कि फैसला बीजेपी के खिलाफ आ सकता है, और इसीलिए एनडीए के दल भी अब अभी से बीजेपी से बिदकने लगे हैं, और हो सकता है कि 4 जून को एनडीए में कोई बड़ी बगावत हम देखें। क्या होगा 4 जून को, ये देखने का इंतजार रहेगा। तब तक हम इस तरह की चर्चा करते रहेंगे। अमलेंदु जी, आज की इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।